हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। बात करें हम किंडरगार्टन की या फिर हो क्लास 12th, यहां पर आपको सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 16 इन्वायरमेंटल इश्यूज से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इस चैप्टर के माइंड मैप को देखा हमने, एमसीक्यूज को देखा, और अब बारी है कि हम डिस्कस कर ले इससे कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बुक में, और आज हम उन 15 के 15 सवालों को सॉल्व करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। इन सवालों को सॉल्व करने के बाद हमें आइडिया मिल जाएगा कि अगर हमें इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट वाली कैटेगरी में, तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस सब के ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें आंसर लिखना चाहिए, क्या हमारा वर्ड लिमिट होना चाहिए वेरी शॉर्ट के लिए। इन सब के ऊपर हम डिस्कशन करते हुए आज के अपने इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो बिल्कुल ही पेन पेपर लेके तैयार रहना है, जो भी क्वेश्चन आए समझते चलना है, उसका आंसर करते चलना है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। बातें कुछ ऐसी है कि क्वेश्चन भी कुछ ऐसे पूछे जाएंगे जिनके बारे में हमने अपने माइंड मैप में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको हमने एमसीक्यूज में भी देखा है, अब उसको थोड़ा उसकी फॉर्मेट को चेंज कर दिया, अब उसको एमसीक्यू से उठा करके वेरी शॉर्ट में डाल दिया। अब ये दिमाग लगाना है कि वहां हमें सिर्फ टिक करना था, अब हम यहां पर लिखे कैसे। चीजें वही हैं, वही 2-4 पॉइंट्स हैं, 2-4-5 सब टॉपिक्स हैं जिनके अंदर से क्वेश्चन बन के आने हैं, और वही चीज यहां पर आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है यहां पे, कहता है कि यूज ऑफ लीड फ्री पेट्रोल और डीजल इज रिकमेंडेड टू रिड्यूस द पॉल्यूटेंट्स इमिटेड बाय ऑटोमोबाइल्स। व्हाट रोल डज लीड प्ले। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, हमने देखा था, हमें याद है कि ऐसा कहा जाता है कि हमेशा हमें जो है वो लीड फ्री पेट्रोल का यूज करना चाहिए। अब लीड फ्री पेट्रोल का यूज करने को इसलिए कहा जाता है कि लास्टली हमें बोला जाता है कि अगर आप लीड फ्री पेट्रोल का अगर आप यूज करते हैं तो इससे होता कुछ ऐसा है, 2-3 चीजें हैं कि आपके गाड़ी की भी थोड़ी सी लाइफ बढ़ती है, लेकिन जो यहां पे पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि लीड फ्री पेट्रोल से जो मेन आपको फायदा है वो है कि पॉल्यूशन जो है वो कम होता है। तो दैट इज वाई हम कहते हैं कि लीड फ्री पेट्रोल यूज करो, और जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, उस एयर पॉल्यूशन को हम रिड्यूस करने की हम कोशिश करेंगे, एयर पॉल्यूशन इससे कम होगा। तो सवाल भी है ये, इतना हम जानते हैं कि ये पॉइंट है। एंड सेम क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि व्हाट रोल डज लीड प्ले। तो लीड का ऐसा क्या काम है कि लीड फ्री पेट्रोल अगर हम यूज करते हैं तो जाकर के हमें फायदा मिलने वाला है। अब इसमें एक चीज हम गौर करना चाहेंगे, याद करना चाहेंगे एक चीज को, कि याद है कि यहां पर क्या था कि इसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन का जो इमिशन होना था, उस हाइड्रोकार्बन को क्या है, हाइड्रोकार्बन को टूटना था। हाइड्रोकार्बन जो है वो CO2 और H2O में इस प्रकार से उसको टूटना था, राइट। कुछ ये कहानी होनी थी। लेकिन अगर हम लीड वाले पेट्रोल का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि ये हाइड्रोकार्बन जो है वो ब्रेक नहीं हो पाता, ठीक है। वही कह रहा है कि इफ लीडेड पेट्रोल इज यूज्ड इन सच व्हीकल्स, अगर किसी व्हीकल में हम लीड वाला पेट्रोल को यूज करते हैं, देन द लीड इन द पेट्रोल inactivates the catalyst and cause the emission of unburned hydrocarbons into the atmosphere which will result in air pollution। बात वही है कि यहां पर होगा कि अगर हम लीड वाले पेट्रोल को यूज करते हैं तो लीड जो है, लीड पेट्रोल inactivates the catalyst and cause the emission of unburned hydrocarbon। तो जो कैटालिस्ट है इसके मदद से हमें हाइड्रोकार्बन CO2 H2 में टूटना था, वो जो है कैटालिस्ट को डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब कर दिया। अब डिस्टर्बेंस के कारण क्या है, ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा, और इस कारण से क्या होगा, ये एयर पॉल्यूशन कॉज करने वाला है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर हम लीड को यूज करते हैं तो हम एयर पॉल्यूशन करने जा रहे हैं, एयर पॉल्यूशन इससे ज्यादा होने वाला है। दैट इज वाई ऐसा कहा जाता है कि लीड फ्री पेट्रोल का आप यूज करें। कितना ही आसान सा क्वेश्चन है कि नहीं। तो आपका काम है कि इस क्वेश्चन को नोट करना, इस क्वेश्चन को लिखना, कोशिश करना कि अपने लैंग्वेज में हम इसको कैसे कर लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल लो ताकि आप पढ़ के भी, इसको समझ के भी फिर अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो।
और चीजें कि अगर कोई डाउट है आपके मन में, समझ में ना आ रहा हो, तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। फिलहाल हम आगे चलना चाहेंगे, जंप करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। वेरी शॉर्ट में इसी प्रकार के छोटे छोटे सवाल हमारे सामने आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे सामने आ गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, एक बार देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि इन विच ईयर वाज द एयर एक्ट अमेंडमेंट टू इंड्यूस नॉइज एज एयर पॉल्यूशन। मतलब एयर एक्ट में हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर हम एयर एक्ट की बात करते हैं, तो एयर एक्ट की बात करें तो हमने देखा था ये 1981 की कहानी थी। फिर इसमें कुछ सुधार किया गया। सुधार ये हुआ कि इस एयर एक्ट में चूंकि जो हम व्हीकल्स वगैरह यूज करते हैं, जिससे क्या है कि एयर पॉल्यूशन होता है, जिससे नॉइज पॉल्यूशन होता है उसके साउंड से, तो एट लास्ट वो साउंड हमारे इसी एयर में मिलता है। तो कहने का मतलब है कि साउंड पॉल्यूशन जो है, नॉइज पॉल्यूशन जो है, वो भी एयर पॉल्यूशन वाले कैटेगरी के अंदर आता है। तो इसी के अंडर आने से क्या हुआ कि एक समय आया 1987 कि इस एयर एक्ट में कुछ बदलाव किए गए, उसी को अमेंडमेंट कहा जा रहा है यहाँ पे। तो 1987 में क्या किया गया, इसमें नॉइज पॉल्यूशन को भी ऐड कर दिया गया। सवाल वही कि कौन से साल में एयर एक्ट में जो है वो अमेंडमेंट आया कि नॉइज पॉल्यूशन को भी इसमें मिला देना चाहिए। तो आंसर है हमारा 1987। कह रहा है इन इंडिया द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1981। बिल्कुल याद रखेंगे हम इन डेटा को, 1981 की कहानी है। और बट इन द ईयर 1987 इट वाज अमेंडेड टू इंक्लूड नॉइज एज एन एयर पॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, छोटा सा डेटा है जिसे हमें याद करने की जरूरत है। इसको आप नोट करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट निकालेंगे। फिर हम जंप करना चाहेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखेंगे कि हमारा तीसरा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। फिलहाल ये आपके सामने बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा आंसर, इसको आप अपने लैंग्वेज में भी नोट करने की पूरी कोशिश करना। किसी प्रकार का डाउट अगर आपके मन में आ रहा है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। फिर हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। देखिए तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है। तीसरा सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा कि नेम द सिटी इन योर कंट्री वेयर द एंटायर पब्लिक रोड ट्रांसपोर्ट रन्स ऑन सीएनजी। बात कर रहा है ये एक ऐसे शहर के बारे में, एक ऐसा शहर जिसमें जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं उनको सीएनजी पे रन किया जाता है, सीएनजी की मदद से चला जाता है। सीएनजी एज ए फ्यूल वहां पर यूज किया जाता है। मीथेन की बात की जा रही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात की जा रही है। राइट, हम इसको समझ पा रहे हैं या नहीं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं, बहुत ही आसान है, हमने देखा है, कई बार देखा है इसको, तो फिर हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। बिल्कुल सही। तो उसी शहर के बारे में बोल रहा है, हमारे इस देश के उस प्यारे से शहर के बारे में बोल रहा है, और वो शहर कोई और नहीं, वो शहर दिल्ली है हमारा। दिल्ली की बात की जा रही है। साल था 2002। पॉल्यूशन जो था वो दिल्ली को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, और इस समय कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए। उस स्टेप में एक स्टेप ये भी था कि जितने भी व्हीकल्स चलते हैं, चूंकि दिल्ली एक राजधानी डेवलप्ड सिटी, मतलब कंपेयर अगर हम करें अदर सिटीज के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा वो शहर, लोग उधर जाते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई। तो क्या है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ गया एंड एज अ रिजल्ट एयर पॉल्यूशन बढ़ा। तो उस सबको कम करने के लिए सीएनजी का यूज किया गया, और ये कहानी जो हुई वो हुई 2002 में। तो वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि बाय द एंड ऑफ ईयर 2002 इन दिल्ली द एंटायर पब्लिक ट्रांसपोर्ट रन्स ऑन सीएनजी। समझ में आ रहा है आपको ये? तो इसको नोट कर लीजिए आप, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर हम चलेंगे अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 4 पे, और देखेंगे कि हमारा चौथा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। इसी बीच किसी प्रकार का डाउट है आपके मन में तो आप उससे भी पूछ सकते हैं। हम ये जंप करते हैं अपने क्वेश्चन 4 पे। देखिए चौथा सवाल हमसे कह रहा है कुछ ऐसा कि इट इज ए कॉमन प्रैक्टिस टू अंडरटेक डीसिल्टिंग ऑफ द ओवरहेड वाटर टैंक। देखिए कह क्या रहा है, इट इज ए कॉमन प्रैक्टिस टू अंडरटेक डीसिल्टिंग ऑफ द ओवरहेड वाटर टैंक। व्हाट इज द पॉसिबल सोर्स ऑफ सिल्ट दैट गेट्स डिपॉजिटेड इन द वाटर टैंक। तो जो वाटर टैंक में जो सिल्ट जो डिपॉजिट हो जाता है, उसके पॉसिबल सोर्स आपको क्या लगते हैं? कौन से सोर्स हो सकते हैं उसके, कौन से पॉसिबल सोर्स हैं उसके? तो उसका आंसर यही है कि द वाटर सप्लाई ड्रॉन टू ओवरहेड वाटर टैंक इज मेनली ड्रॉन फ्रॉम द सोर्सेज लाइक रिवर। अब जो उनमें पानी भरा जाता है उन टैंक्स में, वो पानी का सोर्स क्या है हमारा?
तो पानी का सोर्स कोई रिवर हो सकता है, कोई डीप बोरवेल हो सकता है, एक्सेट्रा, इसी तरीके की चीजें हो सकती हैं। अब इस तरीके के जगहों से हम पानी को जो कलेक्ट करते हैं, तो पानी के साथ साथ कुछ और चीजें भी उसमें उस टैंक में आ जाती है, जैसे कि कुछ कैरी करता है वो सैंड्स को, कुछ सैंड्स को वो कैरी करता है, और यही जो सैंड पार्टिकल्स हैं यही सोर्स हैं हमारे सिल्ट के। कह रहा है कि दीज सैंड पार्टिकल्स आर दी सोर्स ऑफ सिल्ट दैट गेट्स डिपॉजिटेड इन दी वाटर टैंक। तो जो क्वेश्चन था हमारा कि जो वो सिल्ट है उसका जो पॉसिबल सोर्स है वो क्या हो सकता है, तो यही जवाब है कि जो हमारे पानी के जो सोर्स हैं, जैसे कि रिवर हो गया, हमारा डीप बोरवेल हो गया, इन सब जगहों से जब पानी को हम कलेक्ट करते हैं तो इस दौरान जो है कुछ सैंड पार्टिकल्स भी आते हैं, और यही सैंड पार्टिकल्स जो हैं वो सोर्स हैं हमारे इसके। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन था, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा वैसा काम कर सकते हैं। फिर हम आगे चलेंगे, डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 को कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कुछ ऐसा कि व्हाट इज कल्चरल यूट्रोफिकेशन। तो कह रहा है कि पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम ह्यूमंस एक्टिविटीज लाइक इन्फ्लुएंस फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड होम्स कैन रेडिकली एक्सेलरेटेड द एजिंग प्रोसेस। तो कहने का मतलब कुछ बस इतना सा है कि पॉल्यूटेंट्स जो है वो इंसान ह्यूमन एक्टिविटीज जितने भी करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसके हिसाब से कुछ ये पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो छोड़ते हैं। तो पॉल्यूटेंट्स जो ह्यूमन एक्टिविटी से निकल करके आता है, जैसे इंडस्ट्रीज हो गया, घर वगैरह कहीं से भी निकल कर आया है, रेडिकली एक्सेलरेट द एजिंग प्रोसेस। तो इससे क्या हो रहा है, एजिंग प्रोसेस है, और यही जो प्रोसेस है एजिंग प्रोसेस, इसी को हम लोग कल्चरल यूट्रोफिकेशन या फिर एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन के नाम से जानते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, कल्चरल यूट्रोफिकेशन क्या हुआ, और ये रहा इसका आंसर। बहुत ही छोटा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है। तो ये आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए छठा सवाल बहुत ही छोटा सा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि लिस्ट एनी 2 एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो पार्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं उनके इंसान के हेल्थ पर वो किस तरीके से फर्क डालते हैं। अब ये जो पार्टिकुलेट मैटर है 2.5 माइक्रोमीटर का साइज है, डायमीटर है उसका। अब ये क्या है कि ये एयर में मिले हुए हैं, अगर इसको क्या है कि ह्यूमंस जब सांस ले रहे हैं तो हो सकता है कि वो पार्टिकल्स जो हैं, वो पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं, वो आपके बॉडी में एंटर कर जाएं। और बॉडी में वो एंटर किधर से करेंगे, तो जब हम सांस ले रहे हैं तो वो एक रास्ता चुनेंगे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का। अब जब वो रेस्पिरेटरी ट्रैक का रास्ता चुनेंगे तो ये हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करके दे सकता है, ये हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। तो कह रहा है कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी इश्यूज एंड इरिटेशन आर 2 एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, बहुत ही छोटा सा था, याद आ रहा होगा बिल्कुल कि हमने इसको एमसीक्यूज एंड माइंड मैप में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये बहुत ही आसान, नोट कर सकते हो आप, इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखेंगे कि हमारा 7वां सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है कुछ ऐसा कि व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर पॉलीब्लेंड। पॉलीब्लेंड के लिए जो रॉ मटेरियल है, सवाल उसके लिए है कि वो कौन सा रॉ मटेरियल है। ये जो रॉ मटेरियल है ये कौन सा है, क्वेश्चन मार्क, यही हमारा क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि जो रॉ मटेरियल जो पॉलीब्लेंड के लिए यूज होता है वो कुछ और नहीं बल्कि पॉलीइथीन है। क्या है वो, तो पॉलीब्लेंड के लिए यूज किए जाने वाला मटेरियल जो है वो है पॉलीइथीन। ये पॉलीइथीन जो है ये हमारा रॉ मटेरियल है। तो पॉलीब्लेंड्स आर द नेचुरल मैन मेड फाइबर। अब ये पॉलीब्लेंड के बारे में कहता है, ये क्या है, ये नेचुरल मैन मेड फाइबर है विच आर मेड बाय द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर पॉलीमर्स। और इसका जो रॉ मटेरियल है वो हमारा पॉलीइथीन है। बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन है, एक वर्ड में भी आंसर हम इसका कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट में पूछा गया तो उसके अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन का आंसर किया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है चीजें। अगर किसी तरीके का डाउट है तो आप उसको बिल्कुल ही कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, आप इसको नोट कर लें, अच्छा होगा कि आप इसको अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें, बट इसको दोबारा पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम आगे चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखेंगे हमारा 8वां सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कि ब्लेंड्स ऑफ पॉलीब्लेंड एंड बिट्यूमेन, दो है कि ब्लेंड्स ऑफ पॉलीब्लेंड है और बिट्यूमेन है, व्हेन यूज्ड हेल्प्स टू इंक्रीज रोड लाइफ बाय फैक्टर ऑफ 3, व्हाट इज द रीजन। तो कहने का मतलब है कि एक पॉइंट हमने देखा था कि टू रिड्यूस द पॉल्यूशन, ये जो हम घर से कचरा निकलता है यूज कर रहे हैं रोड बनाने के लिए। दो चीजें हैं हमारे पास, एक है पॉलीब्लेंड एंड बिट्यूमेन। इन दोनों से क्या हो रहा है कि इन दोनों के मदद से रोड को बनाया जा रहा है, जो रोड्स हैं उनको बनाया जा रहा है। और ऐसा पाया गया कि इनसे बनाए गए जो रोड हैं वो प्रीवियस से 3 टाइम्स बेटर हैं, 3 गुना ज्यादा अच्छे हैं, मजबूत हैं, टिकाऊ हैं। तो ऐसा क्यों है, सवाल है हमारा कि ऐसा क्यों है कि रोड जो इससे बनाया जा रहा है वो 3 गुना तक मजबूत है। अब देखिए इससे क्या है कि सिंपल सा रीजन ये है कि जो रोड इससे बनते हैं उन रोड्स पे पानी का वैसा खासा असर नहीं होता है। तो बरसात का मौसम है, बारिश हो रही है, फिर भी ये रोड्स जो हैं वो उस तरीके से खराब नहीं होते हैं। एंड एज ए रिजल्ट इनकी जो लाइफ है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ जाती है। ब्लेंड्स ऑफ पॉलीब्लेंड एंड बिटुमेन व्हेन यूज्ड टू ले रोड्स एनहांस द बिटुमेन्स वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज। तो बिटुमेन का जो वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज है, इसके कारण पानी जो है वो इस पे ऊपर ज्यादा असर नहीं डाल पाती और इसकी लाइफ जो है वो 3 गुना तक बढ़ जाती है। एंड हेंस हेल्प टू इंक्रीज रोड लाइफ बाय ए फैक्टर ऑफ 3। तो फैक्टर ऑफ 3 से रोड की लाइफ बढ़ जाती है, 3 गुना मजबूत है हमारा ये रोड। इस पे क्वेश्चन अगर बनेगा हमारे बोर्ड एग्जाम में तो हम उसका बिल्कुल ही आसानी से आंसर करने वाले हैं, बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं। ये रहा ये प्यारा सा क्वेश्चन और ये इसका आंसर, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोल रहा है। 9th क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कहना है इसका कुछ ऐसा कि मेंशन एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स यूज्ड एज विंड ब्रेकर्स इन एग्रीकल्चरल फील्ड। तो एग्रीकल्चरल फील्ड्स जो है हमारा, जिसमें हम खेती कर रहे हैं, अलग अलग क्रॉप्स को लगा रहे हैं, तो उन क्रॉप्स को खतरा होता है बहुत ही, अगर जोर की हवा चलती है तो नुकसान होता है। तो क्रॉप फील्ड्स के अराउंड बाहर साइड से, कॉर्नर साइड से कभी कभी ऐसा होता है, आपको देखने को मिलेगा कि बड़े बड़े ट्रीज को वहां पर लगाया जाता है जस्ट टू स्टॉप द विंड। ठीक है, तो कुछ विंड को रोकने के लिए विंड ब्रेकर्स के नाम से वो ट्रीज को हम यूज करते हैं। तो कौन कौन से भाई प्लांट्स हैं जिनको यूज में लाया जाता है एज विंड ब्रेकर्स? तो वो जो है एग्जांपल ऑफ प्लांट्स यूज इन विंड ब्रेकर्स इन द एग्रीकल्चरल फील्ड्स आर जामुन, इमली, नीम, बबूल एक्सेट्रा। ये कुछ प्लांट्स हैं जिनको यूज किया जाता है। साइज इनका बड़ा है तो एज ए रिजल्ट ये क्या करते हैं, हवा को रोकने का काम करते हैं, क्रॉप फील्ड्स को कुछ बेटर प्रोडक्शन मिल रहा होता है। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट करेंगे। जामुन, इमली, नीम, बबूल एक्सेट्रा, ये इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए थे। कितना ही बेसिक सा ये चैप्टर है, इसके बेसिक क्वेश्चंस हैं। आगे हम चलना पसंद करेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, दैट इज की क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोल रहा है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है कि नेम एन इंडस्ट्री विच कैन कॉज बोथ एयर एंड थर्मल पॉल्यूशन एंड एज वेल एज यूट्रोफिकेशन। तो किसी एक इंडस्ट्री का नाम बताना है, किसी एक इंडस्ट्री का नाम बताना है जिसके कारण जो है वो बोथ एयर एंड थर्मल पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है, थर्मल पॉल्यूशन भी हो रहा है, एज वेल एज यूट्रोफिकेशन भी हो रहा है। तो ये जो इंडस्ट्री है ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है। तो वही कह रहा है कि द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है ये इट कैन कॉज द बोथ एयर एंड थर्मल पॉल्यूशन एज वेल एज यूट्रोफिकेशन। तो जो फर्टिलाइजर है इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है जहां फर्टिलाइजर बनते हैं, वो एक इंडस्ट्री है जो एयर पॉल्यूशन कॉज कर रहा है, थर्मल पॉल्यूशन कॉज कर रहा है, एज वेल एज यूट्रोफिकेशन में भी उसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, याद रहने लायक, कभी भूलने लायक नहीं। कौन सी इंडस्ट्री है जो ये काम करती है, ये काम इस कौन सी इंडस्ट्री के कारण ऐसा काम हो पा रहा है? तो वो है हमारा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। कितना ही आसान था ये, राइट?
यहाँ तक कोई डाउट, कोई मन में चिंता, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा यहाँ पे। ये तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने था। आगे हम बढ़ना चाहेंगे, डिस्कस करना चाहेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 11 को, कि भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या बोल रहा है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है व्हाट इज एल्गल ब्लूम। बात कर रहा है ये एल्गल ब्लूम के बारे में। एल्गल से आपको समझ में आता है कि हम यहां पर बात कर रहे हैं एल्गी की, और एल्गी की बात कर रहे हैं, किंगडम प्लांटी से जुड़ा है, ये किंगडम प्लांटी का मेंबर है, प्लांट है एक तरीके का। और ये सवाल है कि एल्गल ब्लूम क्या है। तो कह रहा है द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फ्री फ्लोटिंग एल्गी कॉज्ड बाय द न्यूट्रिशनल एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज थ्रू वेरियस मींस इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम। अब सवाल ये है कि ये कोई वाटर बॉडी है, ये कोई वाटर बॉडी है, मान लिया कि ये कोई वाटर बॉडी है, इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बहुत तगड़े हैं, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा इतनी है कि मजा ही आ जाए जिसको मिल जाए। तो जिसको मिल गया, किसको मिल गया, तो ये मिल गया हमारे एल्गी भाई साहब को, ठीक है। और ये कौन से एल्गी हैं, तो फ्री फ्लोटिंग एल्गी, ऊपर में इनको तैरना है, ऊपर में तैरना है। न्यूट्रिएंट वगैरह बिल्कुल तगड़ा मिल गया, न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट के कारण रिप्रोडक्शन करते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। एक समय आया कि इस पूरे वाटर बॉडी के पूरे सरफेस पे इन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, और पूरे वाटर सरफेस पे हमें एल्गी 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 ही दिखने लगा। एंड एज ए रिजल्ट कि इसके अंदर भी कुछ लिविंग मौजूद थे, इसके अंदर भी कुछ लिविंग मौजूद थे, फिश वगैरह थे, उनकी जान चली गई। ऑक्सीजन का जो इधर सप्लाई है वो बहुत हद तक बहुत रुक गया। तो कहने का मतलब है कि एक्सेस ग्रोथ हो गया, एक्सेसिव ग्रोथ है ये। तो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फ्री फ्लोटिंग एल्गी कॉज्ड बाय द न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज थ्रू वेरियस मीन इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम। बूम कर गया, वही दैट इज द एल्गल ब्लूम। एल्गी का यहां पर बहुत ज्यादा चल गया, एल्गी का बहुत ज्यादा यहां पर क्या है, दबदबा बढ़ गया। तो दिस इज एल्गल ब्लूम। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसानी है, इसका आंसर हो गया। आपको पता भी होगा कि क्या होता है, एक बार हमने फिर से देख लिया, जान लिया, समझ लिया। इसको भी आप नोट करेंगे, इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम आगे जंप करना चाहेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ की 12वां सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, राइट। कि क्वेश्चन नंबर 12 का क्या कहना है, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या बोल रहा है। किसी तरीके का डाउट, चिंता मन में, आप बिल्कुल उसको पूछ सकते हैं। फिलहाल हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का कहना है कुछ ऐसा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन के बारे में यहां पर बात की जा रही है, क्या होता है। सो द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स इन द फूड चेन इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। एक ट्रॉपिक लेवल से, जैसे कि किसी से है, ऐसे मान ले कि ट्रॉपिक लेवल 1 से ट्रॉपिक लेवल जो हमारा 2 है, ट्रॉपिक लेवल 2 है, ट्रॉपिक लेवल 2 से जो ट्रॉपिक लेवल 3 है, ट्रॉपिक लेवल 3 से जो ट्रॉपिक लेवल 4 है, यहां पर किस चीज का बढ़ना है, तो यहां पर टॉक्सिक सब्सटेंस का बढ़ना है, जहरीले पदार्थ का। यहां पर जो है वो जहरीला पदार्थ जो है वो यहां से यहां मूव करने वाला है। और यही जो चीज है, यही जो प्रोसेस है, हमारा बायोमैग्निफिकेशन है। वही कहता है कि द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस इन द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स इन फूड चेन इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन, राइट। समझ में आ रही हैं चीजें, क्या होता है बायोमैग्निफिकेशन। इसको भी आप नोट करेंगे, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकालेंगे। फिर हम आगे की ओर चलेंगे, डिस्कस करेंगे अपने कुछ और चीजों को, दैट इज फ्रॉम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम चलेंगे, ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने आ गया, कह रहा है कि व्हाट आर द 3 मेजर काइंड्स ऑफ इंप्योरिटीज इन डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। तो हम जो घर में जो पानी यूज करते हैं, घर में पानी यूज करते हैं, कुछ वेस्ट वाटर हम रिलीज करते हैं, और ये कह रहा है कि इस वेस्ट वाटर में कुछ इंप्योरिटीज भी हैं। तो व्हाट आर द 3 मेजर काइंड ऑफ इंप्योरिटीज। बात बस इतनी सी है कि इसी के बारे में हमें बताना है कि ये जो 3 मेजर काइंड ऑफ इंप्योरिटीज है ना आपके डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में, उसके बारे में बताना है। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर की अगर हम बात करें तो किचन का हम चलते हैं, किचन की तरफ। किचन की तरफ हम चलते हैं तो हमारे घर में जो खाना बनता है, तो वेस्ट वाटर जो रिलीज होता है उसमें क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं। किचन का वेस्ट मटेरियल होता है, वॉशरूम का वेस्ट मटेरियल होता है। तो कह रहे हैं कि डिसॉल्व मटेरियल्स लाइक न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रेट, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम, ये सब का मिलना हो सकता है, किचन से निकल रहा है। कोलोइडल मटेरियल जैसे कि फीसेस हो गया, कुछ बैक्टीरियाज हो गए, क्लॉथ का जो गंदगी होता है वो, ये सारी चीजें। सस्पेंडेड मटेरियल जैसे कि सैंड, सिल्ट एक्सेट्रा। तो ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 आपके सामने ये 3 पॉइंट आ गया, 1, 2, 3। ये पॉसिबल चीजें हैं जो घर के वेस्ट वाटर से आपको निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर से। काफी ज्यादा आसान है, इंटरेस्टिंग।
कि what are the three major kinds of impurities in the domestic wastewater? The dissolved materials like nutrients, nitrate, phosphate, sodium, calcium, colloidal materials like fishes, bacteria, cloth, etc., suspended material like sand, salt, etc. तो ये हो जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर। आप इसको भी नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट निकालेंगे, किसी तरीके का डाउट मन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल, दैट इज की क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ। कि क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हाट इज रिफॉरेस्टेशन। काफी आसान है, इतना आसान क्वेश्चन हमसे पूछा है एग्जाम्पलरली। तो हम एक जगह से पेड़ काट रहे थे, उसको हमने डिफॉरेस्टेशन का नाम दिया, बहुत ही लार्ज स्केल में जब हम लोग पेड़ की कटाई कर रहे थे। अब क्या है कि उसी लार्ज स्केल पे हम क्या करेंगे, नए प्लांट्स को लगाने जा रहे हैं, फॉरेस्ट को दोबारा जन्म देने जा रहे हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफॉरेस्टेशन। द रिफॉरेस्टेशन इज द रीस्टोरेशन ऑफ ए फॉरेस्ट दैट वंस एग्जिस्टेड बट वाज रिमूव्ड एट सम पॉइंट इन पास्ट। किसी कारणवश हमने उसको हटा दिया था, अब हम क्या करें, दोबारा से क्या करें, नए पेड़ को लगा रहे हैं ताकि उस फॉरेस्ट को दोबारा से जीवित किया जा सके, दोबारा से उस फॉरेस्ट को लाया जा सके। और ये जो प्रोसेस है हमारे नए ट्रीज को लगाने का, फॉरेस्ट को दोबारा बनाने का, दिस प्रोसेस इज नोन एज रीफॉरेस्टेशन। देख सकते हैं ना, दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, री प्लस फॉरेस्टेशन। ठीक है, फॉरेस्टेशन से तो आपको समझ में आ गया पेड़ लगाना, तो वही है रिफॉरेस्टेशन। जब हम दो वर्ड्स को जोड़ेंगे तो हमें समझ में आ जाता है। कितना आसान क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है हमारे क्वेश्चन नंबर 14 में, इसको भी आप नोट कर लो। फिर आगे चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। क्या बोल रहा है? कहता है व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, उसको क्या बेस्ट सॉल्यूशन है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से डील करने का? तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से हम कैसे डील कर सकते हैं? तो उसको रिसाइकल हम करके उसको दोबारा से यूज में ला सकते हैं, दोबारा से उसको मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, दोबारा से लोग उसको अपने यूज में लाएंगे। तो रिसाइकलिंग जो है वो बहुत ही बेहतर ऑप्शन है हमारे सामने। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में कह रहा है कि द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज रिसाइकलिंग। दे कैन रिसाइकल 95 to 98% बाई वेट। तो 95 से 98% बाई वेट जो है वो रिसाइकल हो जाता है। तो रिसाइकलिंग जो है वो बहुत ही बेटर ऑप्शन है, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है इस चीज के लिए। इसको भी आप नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट निकालेंगे। आसान क्वेश्चन है, यही कुल 15 क्वेश्चन थे। तो एक नजर वापस से डाल लेते, देखिए ये 15 सवाल के ऊपर। ठीक है, पहला सवाल यही था, लीड फ्री पेट्रोल हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये लीड जो है वो क्या करता है, ये कैटलिस्ट को जो है वो इनएक्टिव कर देता है, एंड एज ए रिजल्ट हमारा ये जो हाइड्रोकार्बन था वो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है एंड एयर पॉल्यूशन कॉज करता है। दूसरे में ये कब आया अमेंडमेंट कब आया हमारा एयर पॉल्यूशन का, जिसमें कि नॉइज पॉल्यूशन को भी रखा गया, तो 1987 की बात है। सीएनजी कौन से शहर में यूज किया जा रहा है हमारे देश में? तो दिल्ली में पूर्णतः सीएनजी यूज किया जा रहा है। कॉमन प्रैक्टिस है ये डी सिल्टिंग का। अब ये सिल्ट जो है इसका सोर्स क्या है? तो सोर्स जो है जैसे कि नदी वगैरह से जो हम पानी लेते हैं, उस पानी के साथ कुछ सैंड वगैरह भी आ जाता है, तो वो सैंड जो है यही उसका सोर्स है। अगला सवाल था कल्चरल यूट्रिफिकेशन। तो एक प्रोसेस है कल्चरल यूट्रिफिकेशन, जैसे कह रहा है कि पॉल्यूटेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक इन्फ्लुएंस फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड होम्स रेडिकली एक्सेलरेट द एजिंग प्रोसेस। इसी को हम लोग नाम देते हैं कल्चरल यूट्रिफिकेशन का। दो एडवर्स इफेक्ट हमें बताना है पार्टिकुलेट मैटर का ह्यूमन हेल्थ पे। तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकते हैं, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी इश्यूज एंड इरिटेशन, ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स है, एडवर्स इफेक्ट्स है। रॉ मटेरियल जो पॉलीब्लेंड के लिए पॉलीथीन है हमारे पास। पॉलीब्लेंड एंड बिटुमेन जो यूज किया जाता है रोड के लाइफ को 3 गुना बढ़ाने के लिए, जस्ट बिकॉज की बिटुमेन के वाटर रेप्लिकेंट प्रॉपर्टीज के कारण पानी नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, एज ए रिजल्ट हमारा जो रोड है वो काफी मजबूत बनता है, जो 3 गुना ज्यादा चलता है। अगला सवाल हमारे सामने आया था कि कौन से ट्रीज का यूज करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड्स में। तो क्रॉप प्लांट्स को बचाने के लिए तो जामुन, इमली, नीम, बाबुल ये सब का यूज होता है। कौन सी इंडस्ट्री जो है जो एयर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन एज वेल एज यूट्रिफिकेशन कॉज कर रही है? तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो। एल्गल ब्लूम क्या है? एल्गी का एक्सेसिव ग्रोथ होना, फ्री फ्लोटिंग एल्गी का एक्सेसिव ग्रोथ होना किसी वाटर बॉडी पे। क्यों? तो क्योंकि न्यूट्रिशन उसको बहुत तगड़ा मिला तो उसने ऐसा काम किया, दिस इज एल्गल ब्लूम। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? तो किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस का सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स में बढ़ना बायोमैग्निफिकेशन है। वेस्ट वाटर जो है हमारे घर से निकलता है उसके मेन सोर्स के बारे में कहता है, और मेजर काइंड्स के बारे में बोला है। तो डिजॉल्व मटेरियल्स लाइक न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रस, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम, कोलोइडल मटेरियल्स जो है, फिर आपको सस्पेंडेड मटेरियल्स, ये सारे आपको डिजॉल्व मटेरियल्स, कोलोइडल मटेरियल्स एंड सस्पेंडेड मटेरियल्स, ये हमारे पास 3 है। रिफॉरेस्टेशन क्या? किसी बड़े स्केल पे वापस से फॉरेस्ट को लगाना है, रिफॉरेस्टेशन। एंड बेस्ट सॉल्यूशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज रिसाइकलिंग देम। तो हमने इस तरीके से किया है
अपने इस आखिरी चैप्टर से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट, चिंता, मन में तकलीफ, बिल्कुल कमेंट सेक्शन खुला है, आपके लिए पूछ सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में रॉक करना है तो करना है। एक और इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूंगा, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स, ऐसा प्लेटफॉर्म जो बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है आपको फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम की बात करें या फिर बात करें हम सीबीएसई हिंदी मीडियम के डिफरेंट स्टेट बोर्ड जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड की बात करें, या बात कर ले हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड एंड सीयूईटी की, सबकी तैयारी कराई जाती है बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। सारे वीडियोस आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब के चैनल पे आके। अगर आपको वीडियोस ढूंढने में परेशानी हो रही है, क्योंकि हजारों वीडियोस हैं आपके लिए, तो फॉर द सेम आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com। यहाँ आना है, आपको अपने क्लास को चुनना है, सब्जेक्ट पे जाना है, चैप्टर को चुनना है, लेक्चर्स को देखना है और एग्जामिनेशन में रॉक करना है। तो इन्हीं अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।